हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये है पार्ट 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और इस वीडियो में हम 3 पार्ट कवर करेंगे। व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लाइक ऑल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस जिसमें हम कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट पी वैल्यू। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें ये पार्ट समझ नहीं आता तो हमारे लिए रिसर्च बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सो प्लीज 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 फोकस इन दिस वीडियो। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, वॉच इट अगेन। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। बट या इस पार्ट को अच्छे से आपको समझना है, बिकॉज इसके बिना हमारे लिए रिसर्च बहुत टफ हो जाएगी। सो बिफोर आई मूव ऑन विद research hypothesis, let me just revise you all in brief। हमने जो भी पहले 2 वीडियोस में पढ़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो हमने पढ़ा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो हमने 5 गोल्स पढ़े: डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा, रिसर्च की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, पर्पस पढ़े रिसर्च के, जो कि है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। फिर हमने क्राइटेरिया पढ़ा गुड रिसर्च का, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग समझी। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और 3 बेसिक टाइप के रिसर्च डिज़ाइन हमने समझे: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है और उसको कैसे फ्रेम किया जाता है। उसके बाद हमने रिसर्च वेरिएबल्स पढ़े कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर हमने वेरिएबल्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप पढ़े, जो कि थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जो कि है रिसर्च हाइपोथेसिस। So let's understand the first point, which is the definition. A hypothesis is a precise, testable statement of what the researcher predict will be the outcome of the study. It is stated at the start of the study. ओके, सो हम एक एक वर्ड से समझते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि ये बोल रहे हैं प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब हमें शॉर्ट में हमें डिफाइन करना होता है ये सब कुछ। लाइक हाइपोथेसिस को हमें शॉर्ट में डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो प्रॉब्लम है, मैं बता चुकी थी कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है या रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर रिसर्च प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टडी टाइम ऑन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें हमने हाइपोथेसिस, लाइक यू आर द रिसर्चर, और आपने अपनी एक हाइपोथेसिस निकाली दैट इफ द स्टडी टाइम इंक्रीजेस देन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीजेस। तो ये एक शॉर्ट में आपने स्टेटमेंट दे दिया कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि जब आप ये स्टडी करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो आपने ये हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट किया, ये स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि अगर स्टडी टाइम इंक्रीज किया तो फिर मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। इसको हमने ये प्रिसाइज है, शॉर्ट है और टेस्टेबल है। इसको हम टेस्ट करेंगे, रिसर्च करके हम यही टेस्ट करेंगे कि अगर हमने स्टडी टाइम इंक्रीज किया है सब्जेक्ट्स का, तो फिर क्या उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं। तो ये एक प्रिसाइज और टेस्टेबल स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट द रिसर्चर प्रिडिक्ट। तो हमने प्रिडिक्ट किया कि इंक्रीज होगा, दोनों लाइक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस, और इसको हम स्टडी के स्टार्ट में ही हम मेंशन कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं कि ये हम हाइपोथेसिस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और more वेरिएबल्स। तो ये एक हाइपोथेसिस होती है जिसको हम यूज करते हैं रिलेशनशिप जानने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में।
2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि इसी एग्ज़ाम्पल को हम ले लेते हैं कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि पॉज़िटिव कोरिलेशन है स्टडी टाइम में और मार्क्स में, तो हमने रिलेशनशिप डिटरमाइन की। ऐसे ही हम कर सकते हैं कि अगर अगर हम स्टडी टाइम अगर डिक्रीज़ कर दें, तो मार्क्स भी डिक्रीज़ होंगे। ये भी पॉज़िटिव कोरिलेशन हो गया। अगर 2 चीज़ें अपोज़िट हैं, मतलब कि एक को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड प्लेइंग गेम्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ दैट, देन योर मार्क्स विल डिक्रीज़। तो यहाँ पे मोबाइल टाइम स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ करने से मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। तो हम बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को एक रिसर्च हाइपोथेसिस से। देन तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रपोजिंग अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या यूजुअली इन्वॉल्व करता है कि एक पॉसिबल रिलेशनशिप प्रपोज करना दो वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था स्टडी वाले, हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था स्टडी टाइम, बिकॉज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट। तो इस केस में आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टडी टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मार्क्स है, तो इसके बीच में आपने रिलेशनशिप डिटरमाइन की कि क्या रिलेशनशिप है। तो ये है रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, then moving on to the fourth point, in research there is a convention that the hypothesis is written in two forms. So basically हम जब भी रिसर्च करते हैं तो दो फॉर्म में हाइपोथेसिस को लिखा जा सकता है, या तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस। ओके, अभी हम डिटेल में समझेंगे कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस इज दैट इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट रियलिटी एंड कैन देन बी सपोर्टेड और रिजेक्टेड। तो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक हाइपोथेसिस की, कि इसको हम रियलिटी के अगेंस्ट टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। लाइक स्टडी टाइम वाला ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि हमने हाइपोथेसिस ली कि इफ स्टडी टाइम इंक्रीजेस, मार्क्स इंक्रीजेस। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो मैक्सिमम नंबर है, जो भी पॉपुलेशन हमने चूज की, जिन भी लोगों पे हमने रिसर्च कंडक्ट की, वो उसमें से अगर ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक अगर उनका हमने स्टडी टाइम इंक्रीज किया तो उनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इस बोलेंगे कि हाइपोथेसिस सपोर्ट की हुई है, लाइक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। बट अगर ऐसा नहीं होता, लाइक कोई डिफरेंस नहीं आता, तो फिर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी कि नहीं, इंक्रीज करने से कोई चेंज नहीं आ रहा। देन लास्ट पॉइंट देखते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द रिसर्चर फर्स्ट अज्यूम्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशंस फ्रॉम विच दे आर टेकन। दिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। द रिसर्च हाइपोथेसिस इज ऑफन कॉल्ड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो पहले क्या अज्यूम करता है, तो रिसर्चर पहले अज्यूम करता है कि कोई डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन के बीच में फ्रॉम विच दे आर टेकन। लाइक दिस इज नोन एज द नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली, अगर हम यही वाला अगर हम देखें कि स्टडी टाइम और मार्क्स वाला, तो इट्स लाइक एक कंट्रोल ग्रुप है और एक जिस पे हमने रिसर्च करनी है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ठीक है, दोनों में 10-10 लोग हैं। अगर तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि अ, दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल वालों का टाइम बढ़ाया
और उनके मार्क्स नहीं बढ़े तो उसको हम नल हाइपोथेसिस बोल देंगे। मतलब रिजल्ट सेम है, कंट्रोल ग्रुप का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी इस केस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। लाइक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी मतलब जैसे कि कंट्रोल ग्रुप हो गया। कंट्रोल ग्रुप मतलब वो जिन पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, बेसिकली वो बस एक हमें रेफरेंस की तरह यूज करना है कि सपोज कंट्रोल ग्रुप में 10 लोग हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 लोग हैं, तो उसके बाद होगा क्या कि हम कंट्रोल ग्रुप वालों को तो लाइक जो नॉर्मल उनका स्टडी रूट स्टडी टाइम टेबल था वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पर एक्सपेरिमेंटल वालों को हमने 1-1 घंटा इंक्रीज कर दिया पढ़ने का, तो उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। एट द एंड ऑफ द स्टडी उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। तो फिर इस केस में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। लाइक नल हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी टाइम एंड मार्क्स। तो ये है नल हाइपोथेसिस। ऐसे में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको यूजुअली हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, जो कि बिकॉज रिसर्च हाइपोथेसिस इज यूजुअली लाइक कोई ऐसी रिसर्च हम कोई भी रिसर्चर ऐसी रिसर्च नहीं करता जहाँ पे वो पहले से बोले कि इन दोनों चीज में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई रिलेशनशिप होगी तभी वो रिसर्च को किया जाएगा। कोई रिसर्च को फाइंड करने के लिए लाइक एक रिसर्च की जाती है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, 2 वेरिएबल्स के बीच में या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। तो इसलिए हम रिसर्च हाइपोथेसिस को ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पहले पहले पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू कंसीडर इट टू बी रिलायबल। तो फिर एक हाइपोथेसिस जो होनी चाहिए वो प्रिसाइज होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियरली स्टेट करनी चाहिए कि क्या रिलेशनशिप रिसर्चर प्रिडिक्ट कर रहा है, और जिससे कि उसको हम रिलायबल समझ पाए। एक हाइपोथेसिस रिलायबल है या नहीं है वो उसी पे डिपेंड करता है आप कितना क्लियरली उसको स्टेट कर रहे हो और कितना प्रिसाइजली उसको स्टेट कर रहे हो। If the hypothesis, second point है, if the hypothesis is a relational hypothesis, then it should be stating the relationship between variables. जो hypothesis है अगर वो एक relational hypothesis है तो वो रिलेशनशिप को उसको स्टेट करना चाहिए। जो भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करे कि ये इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज होगा, या फिर ये डिक्रीज करने से ये भी डिक्रीज होगा, या फिर उल्टा कि ये इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होगा। ओके, देन थर्ड पॉइंट, द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होनी चाहिए और इस पे स्कोप होना चाहिए कि इसको टेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी चीज को टेस्ट ही नहीं किया जा सकता तो हम कैसे ही प्रिडिक्ट करेंगे कि वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो वो टेस्टेबल होनी चाहिए। Then the way of explanation of the hypothesis must be very simple. Simple language में हमें explain करना चाहिए hypothesis को, and it should also be understood that the simplicity of the hypothesis is not related to its significance. और हमें बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि hypothesis अगर सिंपल है तो वो गलत होगी। हम यूजुअली ये रियल लाइफ में भी करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यार ये इतना सिंपल है और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें लग रहा है कि यार ये तो सही है और ये तो कॉमन है, ये तो इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। देन मूविंग ऑन, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो मैं ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट अब और अच्छे से करूँगी। तो पहला है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। तो ये स्टेट करती है कि 2 वेरिएबल्स जिनको स्टडी किया जा रहा है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। मतलब अगर एक वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरा चेंज होगा।
जो एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होती है वो प्रिडिक्ट करती है कि क्या चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में होंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाएगा। जैसे कि स्टडी वाले एग्जांपल देते हैं, तो अगर हमने स्टडी टाइम को इंक्रीज किया तो मार्क्स में जो कि है डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें क्या चेंज आएगा। लास्ट पॉइंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, इट स्टेट्स दैट द रिजल्ट्स आर नॉट ड्यू टू चांस एंड दैट दे आर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द थ्योरी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो चांस की वजह से नहीं आए हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोइंसिडेंस हो गया। और जो भी रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट है और उस हाइपोथेसिस को बेसिकली एक थ्योरी में कन्वर्ट किया जा सकता है फाइनली। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है थ्योरी और हाइपोथेसिस में? हाइपोथेसिस इज बेसिकली समथिंग जो कि अब तक प्रूफ नहीं हुई है, थ्योरी समथिंग जो कि प्रूफ हो चुकी है। तो बस वही है, जब आप हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दोगे तो वो एक थ्योरी में बदल जाएगी। अब आ जाता है नल हाइपोथेसिस पे। सो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई स्टडी हो रही है जिसमें जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं कि लाइक number of friends and study like marks, number of friends marks। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इट्स नॉट रिलेटेड। सो इट्स लाइक दैट। तो वो नल हाइपोथेसिस होगी कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता। लाइक इट डजेंट मैटर कि आप पे एक फ्रेंड है आपके कम मार्क्स आएंगे, अगर आप पे चार फ्रेंड है तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देयर विल बी नो चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन इट स्टेट्स रिजल्ट्स आर ड्यू टू चांस एंड आर नॉट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द आइडिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो नल हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि जो भी रिजल्ट आया था, लाइक लाइक ये हाइपोथेसिस बनी फ्रेंड और मार्क्स वाली, क्योंकि किसी ने बस ये सोच लिया कि यार उसके दोस्त ज्यादा है तो इसलिए उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो इट्स लाइक कि वो चांस की बात थी। इट्स नॉट लाइक कि वो एक थ्योरी बन गई, बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली लाइक लाइक इट वाज कोइंसिडेंट कि ऐसा हो गया। इट वाज ऑल ड्यू टू चांस। ओके। सो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो ओके, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स वर्क बेटर ऑन मंडे मॉर्निंग देन दे डू ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया डे। अब कौन सा डे देख रहे हो? तो डे आपकी मर्जी, आप कौन से डे को कंसीडर करना चाहते हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि वर्क कितना कर रहा है कोई इंसान, मंडे को ज्यादा कर रहा है फ्राइडे को ज्यादा कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। So now if we decide to study this by giving the same group of students a lesson on a Monday morning and on a Friday afternoon, and then measuring their immediate recall on the material covered in each session, we would end up with the following. Okay, तो इस केस में alternative hypothesis क्या होगी? Students will recall significantly more information on a Monday morning than on a Friday afternoon. Okay, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रहे हैं अगर उनको मंडे मॉर्निंग पे सेम चैप्टर दिया गया है तो। बट अगर वही फ्राइडे आफ्टरनून को दिया गया है तो वो उतने अच्छे से रिकॉल नहीं कर रहे। ये हो गई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या हो गई कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। लाइक मंडे मॉर्निंग पे भी वो सेम रिकॉल कर रहे थे, फ्राइडे आफ्टरनून पे भी वो सेम रिकॉल कर रहे थे। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। देन मूविंग ऑन, अब है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अभी तक हमने पढ़े ऑल्टरनेट और नल, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल।
तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये बस प्रिडिक्ट करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब पक्का इफेक्ट होगा। इतना गारंटी है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट भी चेंज होगा, बट जो डायरेक्शन है इफेक्ट की वो स्पेसिफाइड नहीं होगी। सो इट्स लाइक कि एग्जाम्पल लेते हैं, देयर विल बी अ डिफरेंस इन हाउ मेनी नंबर्स आर करेक्टली रिकॉल्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। सो एक डिफरेंस पक्का है, जितने वर्ड्स चिल्ड्रन रिकॉल कर सकते हैं और जितने वर्ड्स एडल्ट्स रिकॉल कर सकते हैं उसमें एक डिफरेंस है। अब हमें ये नहीं पता डिफरेंस किस में, लाइक चिल्ड्रन ज्यादा रिकॉल कर रहे हैं या एडल्ट, हमें बस इतना पता है कि डिफरेंस है दोनों में, सेम नहीं है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है? ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस होती है। ये प्रिडिक्ट करती है नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये प्रिडिक्ट करती है कि चेंज किस डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहा है, लाइक ग्रेटर, स्मॉलर, लेस, मोर। For example, adults will correctly recall more words than children. ये correctly ये specify कर रहा है कि adults ज़्यादा recall कर रहे हैं बच्चों से। जैसे ये है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस का। जैसे कि अ हैप्पी डॉग विल ईट मोर, ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस है क्योंकि इसमें बताया है कि एक हैप्पी डॉग विल ईट मोर, स्पेसिफाई किया गया है कि वो ज्यादा खाएगा, और डॉग हैप्पी है। और एक है टू टेल हाइपोथेसिस, जो कि स्टेट कर रही है कि जो मूड है वो अफेक्ट करती है डॉग की एपेटाइट। उसमें ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है कि सैड होगा तो कम खाएगा या फिर हैप्पी है तो ज्यादा खाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि वो ज्यादा खाएगा या कम खाएगा। तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो गई। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम समझते हैं पी वैल्यू क्या होती है। प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी पी स्टैंड करता है प्रोबेबिलिटी के लिए। पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक नंबर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपका जो डेटा है वुड हैव अकर्ड बाय रैंडम चांस, कि कितना लाइकली है कि आपका जो डेटा है वो रैंडमली हुआ है, लाइक बाय चांस हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि वो ट्रू है, इट्स जस्ट दैट कि वो चांस से हो गया। मतलब कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो जाए, बेसिकली पी वैल्यू डिस्क्राइब करती है नल हाइपोथेसिस को। पी वैल्यू डिस्क्राइब करती है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ओके, तो उसके बाद आते हैं हम अल्फा वैल्यू पे, मतलब कि मैं बताती हूँ अल्फा क्या होता है, बट लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ पी वैल्यू बिटवीन 0 and 1। तो जो लेवल होता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का, उसको हम यूजुअली पी वैल्यू की तरह एक्सप्रेस करते हैं, और पी वैल्यू यूजुअली 0 और 1 के बीच में होती है। लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है like statistically significant means the difference between the results do not occur by random chance. Okay, so जितनी कम p वैल्यू होगी, the less likely the results occurred by random chance। तो जितनी कम p वैल्यू होगी उतनी ही कम चांस होगा कि जो रिजल्ट है वो चांस से हुआ है, वो बाय चांस हुआ है। ओके, और जितना ज्यादा एंड द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जितनी कम पी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा चांस होगा कि नल हाइपोथेसिस गलत है। ओके, जितना कम पी वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा चांस होगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ओके, and remember that p-value does not tell you if the null hypothesis is true or false। p-value कभी भी ये नहीं बताती है कि null hypothesis सही है या गलत है। ये बस इतना बताती है कि कितनी चांसेस है null hypothesis के ट्रू होने की या फिर फॉल्स होने की, कितनी चांसेस है। ओके, मूविंग ऑन।
P value versus alpha value, alpha level. So P value indicate करता है probability of getting an effect no less than that actually observed in the sample data. Basically null hypothesis accept हो रही है, तो उसको हम P value लाइक अगर null hypothesis accept हो रही है तो P value ज्यादा होगी. ओके. An alpha level will tell you the probability of wrongly rejecting a true null hypothesis. अल्फा लेवल क्या होता है? ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी कि आपने गलत तरीके से रिजेक्ट किया है एक सही नल हाइपोथेसिस को, मतलब एक नल हाइपोथेसिस जो कि सही है. ओके कि कोई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे नंबर ऑफ फ्रेंड्स और मार्क्स. ओके, मार्क्स स्कोर्ड और नंबर ऑफ फ्रेंड्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सही नल हाइपोथेसिस है. ओके. अल्फा लेवल आपको बताएगा कि किस प्रोबेबिलिटी से आपने रॉन्गली रिजेक्ट की ये नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस. मतलब आपने बोला कि रिलेशनशिप है दोनों में, आपने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, तो किस प्रोबेबिलिटी से आपने वो किया, वो अल्फा लेवल बताएगा. तो ये जो लेवल है ये रिसर्चर सिलेक्ट करता है. एंड इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम 100%. तो हम कॉन्फिडेंस लेवल को 100% से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ, अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हो कि आपकी रिसर्च सही है, तो जो अल्फा लेवल होगा वो होगा 5%. ओके, अल्फा लेवल होगा 5%. मतलब कि 5% चांसेस हैं कि जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है. ओके. जब आप एक हाइपोथेसिस टेस्ट रन करते हो, इफ यू गेट एक स्मॉल पी वैल्यू, स्मॉल पी वैल्यू, स्मॉल पी वैल्यू क्या हो गई, जो कि लेस देन है 0.05 से, तो ऐसे में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. हमें नल हाइपोथेसिस को इस केस में रिजेक्ट कर देना चाहिए. और अगर कोई लार्ज पी वैल्यू है, लाइक ग्रेटर देन 0.05, तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ओके. तो ठीक है, अब हम इस ग्राफ से समझते हैं. जैसे हम स्टडी टाइम और मार्क्स स्कोर्ड वाला ही हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो इट्स लाइक कि ये फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया कि हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% है. तो बेसिकली लाइक 5% चांसेस हैं कि गलत हो सकती है आपकी हाइपोथेसिस. ओके. 5% चांसेस हैं कि बाय चांस हुआ है, जो भी आपका रिजल्ट आया है वो बाय चांस आया है. तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इस साइड जो 5% लोग लाई कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि उल्टा ही हो रहा है उनके साथ. ठीक है, उनके साथ ये हो रहा है कि ज्यादा पढ़ने से मार्क्स और कम आ रहे हैं, तो ऐसे लोग तो बहुत ही कम होंगे. ठीक है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि वो इस इन 5% में ऐसे लोग आ रहे हैं, और इस साइड 5% ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके में कोई असर ही नहीं पड़ रहा ऐसा कुछ होने से, लाइक इंक्रीज करने से स्टडी टाइम उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही. ठीक है. तो इसमें आज ज्यादा जो परसेंटेज है वो इस पार्ट में लाई करेगी. ठीक है, ज्यादातर लोग इस पार्ट में लाई करेंगे. तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्व डेटा पॉइंट है वो यहाँ पे आया है. ठीक है, आया वो इसी में है कि मेन वो इसी पार्ट में आया है कि अफेक्ट होता है, लाइक स्टडी टाइम इंक्रीज करने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं. ठीक है, बट
इट्स लाइक कि पी वैल्यू जो होगी वो इन दो एरियाज के बीच में होगी, क्योंकि इट्स लाइक ये दोनों ही वेरी अनलाइकली ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो जो पी वैल्यू है वो इसके कहीं बीच में लाई करेगी, कि बाय चांस हो सकता है कि रिजल्ट ऐसा आ गया, ठीक है। तो पी वैल्यू इसके बीच में होगी, क्योंकि पी वैल्यू इज समथिंग जो कि बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो ऑल्दो, तो इसलिए इस जगह वो पी वैल्यू लाई करेगी इस केस में, ठीक है। हम्म, हम ये और भी समझेंगे, बाकी मैं आगे एग्जांपल्स दूंगी। लेट्स मूव ऑन फॉर नाउ। तो देखते हैं, पी वैल्यू इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं पहले। तो अगर पी वैल्यू कम है या फिर बराबर है सिग्निफिकेंस लेवल के, जो कि टिपिकली लेस देन इक्वल टू 0.05 होता है, तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अल्फा लेवल 0.05 लिया है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी अगर जो पी वैल्यू है वो कम है या फिर इक्वल टू है 0.05 के। नल हाइपोथेसिस इस केस में रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। ओके, नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा एविडेंस है। ओके, क्योंकि लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस सही हो सकती है, लेस देन 5%। ओके, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को इस केस में और एक्सेप्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। बट अगर एक पी वैल्यू सिग्निफिकेंट लेवल से ज़्यादा है, जो कि टिपिकली 0.05 होता है, तो इस केस में रिसर्च जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगी और इंडिकेट करेगी नल हाइपोथेसिस के फेवर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा। हमें ये नोट करना चाहिए कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम और वी जस्ट फेल टू रिजेक्ट इट। ओके, नल हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती, या तो उसको रिजेक्ट किया जाता है या फिर हम सीधा बोलते हैं कि हम उसको रिजेक्ट करने से फेल हो गए। ओके, एक नोट यहाँ पे है कि जब पी वैल्यू जो है वो थ्रेशहोल्ड ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर है, उसका मतलब ये नहीं है कि देर इज 95% प्रोबेबिलिटी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर पी वैल्यू 0.05 एग्जैक्टली, उसका मतलब ये नहीं है कि 95% ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही होगा। ओके, सो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। मूविंग ऑन, ये एक ग्राफ है वन टेल्ड sorry. Yes, so this is basically for वन टेल्ड टेस्ट, और ये टू टेल्ड टेस्ट के लिए है, ये वन टेल्ड टेस्ट के लिए है। तो हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे ग्राफ क्या कह रहा है? In one-tailed test, the entire significance level is allocated to one tail of the distribution. ठीक है, एक टेल की तरफ सिग्निफिकेंस लेवल को एलोकेट कर दिया जाएगा वन टेल टेस्ट में। ओके, लाइक अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल यूज कर रहे हैं 0.05 का, मतलब 5% का, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस अगर जो डेटा पॉइंट है वो फॉल कर रहा है 5% के बॉर्डर में, ईदर साइड, राइट या लेफ्ट। लाइक अगर राइट टेल टेस्ट है तो राइट साइड, लेफ्ट टेल्ड है तो लेफ्ट साइड। ओके, इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है, मतलब 5% से कम चांसेस है कि नल हाइपोथेसिस सही हो सकती है। सो जो नल हाइपोथेसिस है इस केस में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, ये वन टेल टेस्ट का है। ओके, मूविंग ऑन, हम देखते हैं
टू टेल टेस्ट का। तो टू टेल टेस्ट में you have two regions, each constituting 2.5% of the area under the curve. Like दोनों तरफ से हमारे पास चांसेस है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास दोनों तरफ से चांसेस है, लाइक इस साइड से भी चांस है और इस साइड से भी चांस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में रिसर्च जा रही है। तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए दोनों साइड से 2.5% चांसेस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मैं एक बार पी वैल्यू फिर से रिवाइज करवा देती हूँ पूरी, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। आई थिंक ये काफी लंबी वीडियो हो गई है, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पी वैल्यू बेसिकली डिनोट्स कि कितनी चांस है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो सकती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो पी वैल्यू डिनोट करती है। पी वैल्यू यूजुअली 0 से 1 के बीच में होती है। तो अल्फा लेवल क्या होता है? अल्फा लेवल इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्गली रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। सो जितनी, अगर एक पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है, तो ऐसे में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है 0.05 से, तो हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो ये एक ग्राफ था जो हमने समझा था। ये यूजुअली लाइक वन टेल टेस्ट का ये ग्राफ है। सो वन टेल टेस्ट क्या दिखाता है कि एक ही साइड लाई करेगा। ठीक है, एक ही साइड लाई करेगा से मतलब है या तो वो इस साइड लाई करेगा या फिर वो इस साइड लाई करेगा। ठीक है, अ, या तो इस साइड या फिर इस साइड, एक ही जगह होगा 5% चांस कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है। एक ही साइड होगा, नॉट लाइक कि दोनों साइड हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड करेंगे तो 10% हो जाएगा। ओके, और अल्फा वैल्यू यूजुअली इतनी नहीं ली जाती। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। मूविंग ऑन, टू टेल टेस्ट। सो टू टेल टेस्ट में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती रिसर्च की, तो वो कुछ भी हो सकता है। लाइक दोनों साइड से 2.5% चांसेस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जा सकती है। ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर्स, लाइक टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। मैं फिर से ये पूरा रिवाइज करवाऊंगी, बिकॉज हमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर में पी वैल्यू अल्फा वैल्यू थोड़ी समझनी पड़ेगी। सो फॉर दैट रीजन आई विल मेक यू रिवाइज दैट पार्ट, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आई होप you guys understood this video, and please watch it again if you didn't.